ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 231, फिशमैन द्वीप और जिनबे। जैसे ही ब्लेज मुख्यालय लौटा, सेंगोकू ने उसे फिशमैन द्वीप पर जाने और व्हाइटबर्ड से लड़ने के लिए जिनबे को आमंत्रित करने के लिए कहा। जिनबेई और व्हाइटबर्ड के बीच के रिश्ते को जानते हुए सेंगोकू चाहता था कि ब्लेज जाकर जिनबे को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करे। यदि दूसरा पक्ष सम्मन को अस्वीकार करता है तो उसका सरदार का दर्जा रद्द हो जाएगा। सबाउडी में जहाज को कोटिंग देने के बाद ब्लेज और उनकी टुकड़ी समुद्र में 10,000 मीटर पानी के नीचे स्थित फिशमैन द्वीप तक पहुंच गई। फिशमैन द्वीप वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने करीब 10 साल पहले देखा था, लेकिन क्वीना, रेगिस और अन्य मरीन के लिए यह पहली बार था जब वे इस जगह पर आए थे। वे फिशमैन द्वीप की भव्यता और पानी के नीचे के दृश्यों पर आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से सनलाइट ट्री ईव जिसने पूरे द्वीप को रोशन कर दिया था। द्वार से प्रवेश करते हुए उन्होंने जहाज को सतह के लोगों के लिए आरक्षित बंदरगाह क्षेत्र में डॉक किया। जैसे ही ब्लेज जहाज से नीचे उतरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनबे और कुछ शाही रक्षक उनका स्वागत करने के लिए व्यवस्थित ढंग से खड़े थे। ब्लेज के विपरीत रेगिस, क्वीना और अन्य मरीन इस शाही स्वागत से शर्मिंदा थे। वाइस एडमिरल ब्लेज, फिशमैन द्वीप में आपका स्वागत है। मुझे आपके आगमन की सूचना मिलने पर आश्चर्य हुआ। जिनबे ने विनम्रतापूर्वक अपनी मुट्ठियां बांधकर उनका अभिवादन किया। मेरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे और मेरा व्यक्तिगत रूप से स्वागत करोगे। जिनबे, ब्लेज मुस्कुराया। फिशमैन आइलैंड पहले से बेहतर लग रहा है। इसमें निश्चित रूप से आपकी भूमिका है। रानी ओटोयमे ने कई चीजों में सुधार किया और इसे सभी के रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया। जिनबे ने जवाब दिया, यह पुरानी यादें ताजा करने वाला है। रानी ओटोयमे और राजा नेपच्यून कैसे हैं? ब्लेज ने पूछा। वे अच्छे हैं, जिनबे ने जवाब दिया और कुछ देर रुकने के बाद बोला, अगर होडी जोन्स के बारे में आपकी चेतावनी न होती तो हम रानी ओटोमेसामा को खो देते। वो एक विकृत व्यक्तित्व वाला एक अतिवादी व्यक्ति है जो मनुष्यों के प्रति अपनी घृणा को छुपाता है। उसने ओटोमेसामा की हत्या की योजना सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि वह मछुआरों को सतह पर लाना चाहती थी और मनुष्यों के बीच रहना चाहती थी। शुक्र है कि जिनबे ने ब्लेज की सलाह मान ली और होडी जोन्स पर कड़ी नजर रखी। जब दूसरे पक्ष ने विद्रोह के संकेत दिखाए तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उसे कैद कर लिया। बातें करते हुए वे रयुगु महल पहुंचे। राजा नेपच्यून और रानी ओटोयमे रयुगु महल के द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अंदर उनके लिए एक शानदार दावत तैयार की गई थी। ब्लेज की भूख और भोजन के प्रति उसके प्यार को समझते हुए उन्होंने अतिरिक्त तैयारी भी की। चलो बोलते बोलते भोजन कर ले। राजा नेपच्यून उसे भव्य मेज के पास ले गया। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लेज ने नेपच्यून के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभिन्न प्रकार के भोजन से सजी शाही मेज पर बैठ गया। यहाँ के कुछ व्यंजन फिशमैन द्वीप के मूल निवासी हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। संकोच न करें, भरपूर आनंद लें। ब्लेज ने अपनी टुकड़ी को आनंद लेने का आदेश दिया। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, उनके अधीन मरीन ने भोजन का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया, जबकि रयुगु पैलेस के भव्य भोज कक्ष में चांदी के बर्तनों की खनक गूंजने लगी। तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, जैमन। नेपच्यून ने ब्लेज की प्रशंसा की। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। उसे अभी भी याद है कि ब्लेज से पहली बार कब मुलाकात हुई थी। इतने लंबे समय के बाद ब्लेज एक ऊंचे पेड़ की तरह बड़ा हो गया है। यहां तक कि फिशमैन द्वीप पर भी लोगों को ब्लेजी की प्रतिष्ठा के बारे में समुद्री लुटेरों से पता चलने लगा, जो नई दुनिया तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करते थे। ब्लेज ने प्रशंसा सुनकर बस मुस्कुराया और रानी ओटोयमे से पूछा, रानी ओटोयमे, मछुआरों को सतह पर लाने की आपकी प्रक्रिया कैसी है? क्या आप अभी भी उस पर हैं? ठीक है, यह वैसा ही है जैसा आपने भविष्यवाणी की थी। मुझे लगता है कि बदलाव का इंतजार करना सबसे अच्छा है। रानी ओटोयमे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन ब्लेज ने उसके स्वर में उदासी को महसूस किया। ऐसा लगता है जैसे कुछ अप्रत्याशित हुआ है। ब्लेज ने सोचा और इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं व्यवसाय के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं यहां एक आधिकारिक मामले के लिए आया हूं, ब्लेज ने कहा और जिनबेई की ओर देखा। जिनबेई, समुद्र के सरदार के रूप में आपको विश्व सरकार और मरीन के आदेश से एक निश्चित समुद्री डाकू समूह से लड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर बुलाया गया है, ब्लेज ने कहा। कौन सा समुद्री डाकू समूह? जिनबे ने बुरे पूर्वाभास के साथ पूछा। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू, ब्लेज ने शांति से उत्तर दिया। क्या? जिनबे अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि राजा रिकू और रानी ओटोहिमे इस रहस्योद्घाटन से हैरान थे। व्हाइटबर्ड की वजह से फिशमैन द्वीप पर शांति है। व्हाइटबर्ड के द्वीप पर कब्जा करने के बाद ही समुद्री लुटेरों और अन्य ताकतों ने यहां उत्पात मचाना बंद कर दिया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, ब्लेज डोनो? राजा नेपच्यून ने भारी मन से पूछा। मुझे डर है कि नहीं। हाल ही में फायरफिस्ट एस को मरीन द्वारा पकड़ लिया गया है।
ब्लेज ने एक और चौंकाने वाली बात कही। क्या एहसान को पकड़ लिया गया? जिनबे इस खबर से स्तब्ध रह गया। ये कैसे हुआ? वो जानता था कि इन शब्दों का क्या मतलब है। युद्ध। व्हाइटबर्ड के व्यक्तित्व को देखते हुए वो अपने प्यारे बेटे के साथ कुछ कैसे होने देगा? अपनी मुट्ठी भींचते हुए जिनबे ने गुर्राते हुए कहा, विश्व सरकार और मरीन बूढ़े आदमी व्हाइटबर्ड से निपटना चाहते हैं। हाँ, और मरीन एस को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड देने जा रहे हैं। व्हाइटबर्ड अवश्य आएगा। ब्लेज ने निश्चय के साथ कहा। मुझे क्या करना चाहिए ब्लेज सान? मैं उस आदमी के लिए बहुत आभारी हूं। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। जिनबे का चेहरा भावनाओं से उलझ गया। राजा नेपच्यून और रानी ओटोय एक दूसरे को कड़वाहट से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ब्लेज चुपचाप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। 1 मिनट की चुप्पी और विचार के बाद जिनबे ने दृढ़ चेहरा दिखाया। मुझे खेद है वाइस एडमिरल ब्लेज, मैं सम्मन अस्वीकार कर रहा हूं। यह कहते हुए जिनबे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गिरफ्तार होना चाहता था। उसे पता था कि जैसे ही उसने प्रस्ताव ठुकराया, शिचिबुकाई के रूप में उसका दर्जा खत्म हो गया। मरीन उसे अब आजाद नहीं घूमने देंगे। अगर कोई और होता तो वो विरोध करता, लेकिन ब्लेज के खिलाफ जिनबे ऐसा नहीं करेगा। वो वाइस एडमिरल ब्लेज का आभारी था और दूसरे पक्ष द्वारा दिखाई गई दयालुता को नहीं भूलेगा। तुम क्या कर रहे हो जिनबे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने जा रहा हूं। ब्लेज ने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन इसकी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व और चरित्र पसंद है, इसलिए मैं ये कहता हूं, व्हाइटबर्ड और एस को कुछ नहीं होगा। ब्लेज ने आश्वासन दिया। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, कुछ ही दिनों में सबाउडी में एक खास घटना घटने वाली है और इस हंगामे का केंद्र होगा स्ट्रॉ हेड पायरेट्स, जिसके कप्तान होंगे मंकी डी लफी। वो एस का भाई है। उससे मिलो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लेज ने कहा। तुम ये क्यों कर रहे हो ब्लेज सान? जिनबे ने पूछा। उसे समझ में नहीं आता कि वो व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं की मदद क्यों करता है। गलत मत समझो, मैं व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं की मदद नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए युद्ध का लाभ उठा रहा हूं। ब्लेज ने अपने सच्चे विचार व्यक्त किए, जिससे जिनबे हैरान रह गया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। चिंता मत करो राजा नेपच्यून, रानी ओटोय, भले ही व्हाइटबर्ड को कुछ हो जाए, लेकिन मेरे रहते फिशमैन द्वीप को कुछ नहीं होगा। ब्लेज ने उनकी चिंता को देखते हुए उन्हें आश्वस्त किया। ठीक है, अब मुझे विदा लेनी चाहिए। मुझे कुछ अन्य काम निपटाने हैं। ब्लेज ने विदा ली और अपनी टुकड़ी के साथ रयुगु महल से बाहर चला गया। अध्याय 232 शिराहोशी। जैसे ही ब्लेज रयुगु महल से बाहर आया, ओटोमे के 3 बेटे उसकी बेटी का पीछा करते हुए दिखाई दिए, जो उनकी ओर तैर रही थी। बहन रुको, अकेले मत भागो। ब्लेज ने भी एक खूबसूरत विशालकाय जलपरी को देखा। शिराहोशी, जलपरी राजकुमारी और प्राचीन हथियार पोसाइडन का वर्तमान अवतार। शिराहोशी, मेरी बच्ची, तुम बाहर क्यों आई? राजा नेपच्यून ने घबराए हुए स्वर में पूछा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को कुछ हो जाए। कठोर खोल वाले टॉवर से बाहर आना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें यह पता है ना? ओटोहिमे ने उससे धीरे से कहा। लेकिन मानसामा, मैं उस उद्धारकर्ता से मिलना चाहता हूं जिसने आपको हत्या से बचाया था। मैंने सुना है कि वो आज फिशमैन द्वीप पर आया था। शिराहोशी ने जवाब देने से पहले हिम्मत जुटाई। ओह, वो अफवाह वाली जलपरी राजकुमारी है। रेगिस की आंखें चमक उठीं, जबकि कुइना ने उसके सिर के पीछे अपनी म्यान से वार किया। वो बहुत बड़ी है, लेकिन बेहद खूबसूरत है, मरीन सैनिकों ने धीमी आवाज में कहा। मूल कृति के विपरीत शिराहोशी इतनी रोने वाली नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इससे उसके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उसने शर्म के कारण उसके गालों पर लाली के निशान देखे थे। आप ब्लेज सामा ही होंगे जिसका जिक्र जिनबे सामा ने किया था? धन्यवाद। शिराहोशी ने मीठी आवाज में ब्लेज को धन्यवाद दिया। इसकी चिंता मत करो, ब्लेज ने हाथ हिलाकर नेपच्यून से पूछा, हालांकि उसे जवाब पता था। और वो कमरे से बाहर क्यों नहीं आ सकती? ये वेंडर डेक्कन नामक एक समुद्री डाकू के कारण है। राजा नेपच्यून ने उसके नाम का उल्लेख मात्र सुनकर अपने दांत पीस लिए। उसने शिराहोशी से शादी करने की ठानी और उसे अपनी शैतानी शक्ति से प्रभावित किया। वो उसे पत्रों से परेशान करने लगा और हर दिन तरह तरह के हथियार फेंकता था। वेंडर डेक्कन के लगातार खतरे के कारण शिराहोशी एक अभेद्य टॉवर के अंदर बड़ा हुआ। राजा नेपच्यून को पता था कि उनकी बेटी लंबे समय से बाहरी दुनिया की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन वो एक पिता के रूप में भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। मैं कितना असफल हूं। क्या तुम लोग अपनी ताकत से उसे पकड़ नहीं सकते? ब्लेज ने पूछा। वो आदमी बहुत चालाक है, उसका ठिकाना अज्ञात है और उसके अधीन बहुत से लोग हैं। वो पानी के नीचे के समुद्र को अच्छी तरह जानता था। जिनबे ने जवाब दिया। वो कुछ समय से उस बदमाश को खोज रहा है, लेकिन वो बदमाश बहुत फिसलन भरा है। उस समय ब्लेज के अवलोकन
हकी ने दूर से एक हथियार को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। चूंकि वो शिराहोशी के सामने खड़ा था, इसलिए वो सीधे उसकी ओर आ रहा था। ब्लेज के बगल में खड़ी कुइना ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली और उसे खींचकर दूर फेंकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ब्लेज ने उसे रोक दिया और खुद ही कार्रवाई की। यह बहुत जल्दी हुआ। कुछ ही समय में सभी ने उड़ते हुए हथियार को देखा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हथियार शिराहोशी की गर्दन पर जा लगा। अपने पैरों पर हल्का सा जोर लगाते हुए ब्लेज ने छलांग लगाई और आसानी से घूमते हुए हथियार को पकड़ लिया। ये देखकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि फेंके गए हथियार कितने शक्तिशाली थे। राजा नेपच्यून ने एक बार एक गार्ड से उन्हें रोकने की कोशिश करने को कहा, लेकिन फेंकी गई तलवार से गार्ड का सिर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। फेंक थोड़ा शक्तिशाली है, लेकिन क्या आपको इससे इतना डरना चाहिए? ब्लेज ने बड़बड़ाया, लेकिन यह इतना स्पष्ट था कि हर कोई सुन सकता था। वो परोक्ष रूप से कह रहा था, तुम लोग कमजोर हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। नेन के साथ अपनी ऊष्मा संवेदना को फैलाते हुए ब्लेज ने रेंज में मौजूद हर एक प्राणी की ऊष्मा के हस्ताक्षर को समझना शुरू कर दिया। पानी के अंदर रहने वाले कुछ मछुआरे उसकी धारणा से बचने में सक्षम थे। जैसे ही उसकी ऊष्मा संवेदना फिशमैन द्वीप से आगे बढ़ी, उसने वेंडर डेक्कन और उसके दल को दूर से देखा। शुक्र है वे बहुत दूर नहीं है। ब्लेज ने फिर राजा नेपच्यून और रानी ओटोहिमे की ओर देखा। डेकिन की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। चूंकि आपने अपना वचन दे दिया है, इसका मतलब है कि शिराहोशी को अब और बंद नहीं रहना पड़ेगा, जैमन। राजा नेपच्यून दिल खोलकर हंसे, जबकि रानी ओटोहिमे, जिनबे और अन्य मछुआरों ने अपनी खुशी व्यक्त की। राजकुमारी शिराहोशी अंततः उस आदमी के अभिशाप से मुक्त हो सकती है। राइट के मंत्री ने खुशी के आंसू बहाए। रानी ओटोहिमे ने प्यार से अपनी बेटी की धारीदार पूंछ को सहलाया। शिराहोशी के लिए वो चुप हो गई। मुझे अब और बंद नहीं रहना पड़ेगा। क्या मैं फिर से फिशमैन द्वीप पर घूम सकती हूं, जैसे मैं बचपन में घूमती थी? चलो चले। ये कहते हुए ब्लेज अपनी यूनिट के साथ फिशमैन द्वीप से चला गया। ब्लेसान, क्या हम वेंडर डेकन नाम के उस आदमी का पीछा कर रहे हैं? मैं उसे मारना चाहता हूं, क्योंकि उसने इतनी मासूम लड़की को इतने लंबे समय तक कैद करके रखा। कुइना ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ एक छोटा सा किरदार है। हमें उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया और डेक्कन द्वारा फेंकी गई 2 तरफा कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। ये नीली सफेद लपटों में जल उठी। जहाज की रेलिंग के करीब जाकर ब्लेज ने डेक्कन के हीट सिग्नेचर को पहचाना और अपने दाहिने हाथ को सीमा तक पीछे खींच लिया। अपने हकी को हथियार में और अधिक भरते हुए उसने उसे अपनी पूरी ताकत से फेंका। पानी के नीचे चल रहा मरीन जहाज तीव्र बल के कारण क्षण भर के लिए कांप उठा, फिर स्थिर हो गया। स्विश! इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, बिजली की गति से हथियार सभी की नजरों से ओझल हो गया। क्या बकवास है? रेजिस ने मन ही मन कोसा। वो बता सकता था कि ब्लेज फिर से मजबूत हो गया था। चलो चले। गायब हुए हथियार की परवाह किए बिना ब्लेज ने अपनी टुकड़ी को सतह पर लौटने का आदेश दिया। अगर समय गलत नहीं है तो लफी को सबाउडी पर उतरना चाहिए था। ब्लेज की यूनिट में हर कोई उसकी प्रभावशाली ताकत और मनमोहक शक्तियों का आदी है, जिसका सामान्य ज्ञान से आकलन नहीं किया जा सकता। कुछ दूर पर वेंडर डेक्कन और फ्लाइंग पायरेट्स के उनके दल को प्रसिद्ध जहाज फ्लाइंग डचमैन पर बातचीत करते और हंसते हुए देखा जा सकता था। शिराहोशी को अब तक मेरा प्रेम मुद्रित उपहार मिल जाना चाहिए था। क्या वो उपहार से खुश है? डेक्कन का मन भटक गया। अचानक सभी को पानी में घर्षण महसूस हुआ। जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्हें दूरी पर एक धुंधलापन दिखाई दिया, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसने दूरी को बंद कर दिया। अगले ही क्षण किसी चीज ने डेक्कन के दिवास्वप्न देख रहे सिर को काट डाला और मूंछों के ऊपर से उसका सिर चीर दिया, जबकि बचे हुए मस्तिष्क के ऊतकों से रक्त की धार बहने लगी। अरे, अभी क्या हुआ? डेक्कन स्मा! वे चिल्लाए जब डेक्कन का शरीर बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। तभी उन्होंने देखा कि गुलाब के फूल वाली कुल्हाड़ी जहाज की दीवार पर मजबूती से चिपकी हुई है, जहां कुछ सेकंड पहले डेक्कन खड़ा था। कुल्हाड़ी से एक नीली लौ धीरे धीरे फैलने लगी, जिसने फ्लाइंग डचमैन को जला दिया। ये दृश्य देखकर फ्लाइंग समुद्री डाकू अपने कप्तान की मौत पर रोते बिलखते जहाज से भाग गए। सबाउडी! उसी समय स्ट्रॉहेड समुद्री डाकुओं का 1000 सनी जहाज अंततः सबाउडी द्वीप समूह पर पहुंच गया, जैसा कि ब्लेज ने अनुमान लगाया था। अध्याय 233। एडमिरल किजारू अपनी शक्ति दिखाता है। कुछ घंटों के बाद ब्लेज का मरीन जहाज समुद्र से बाहर आया और सबाउडी में 52 नंबर से चिन्हित मैंग्रोव के पास रुका। जैसे ही ब्लेज जहाज से नीचे उतरा, उसके हकी ने शोरगुल को महसूस किया। यहां तक कि उनके बगल में खड़ा जहाज भी जल्दी से बंदरगाह से निकल गया, मानो सबाउडी से भाग रहा हो। ये बुरा है, हम सभी खतरे में हैं।
हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहिए। क्या हुआ? स्ट्रॉ हैट लफी ने सेलेस्टियल ड्रैगन के चेहरे पर मुक्का मारा। बच्चे और कानून भी वहां है। मरीन ने पहले ही द्वीप को घेर लिया है। वो पुआल टोपी वाला कमीना, वो क्या सोच रहा था? सबसे खराब पीढ़ी को धिक्कार है। मरीन एडमिरल आएगा। चलो यहां से चलें। अपने आसपास हो रही बातचीत को सुनकर ब्लेज मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हम देर से नहीं आए हैं। वो किजारू के तोप के गोले से यात्रा करने के ठाठबाट वाले दृश्य को मिस नहीं करना चाहता। कोइना, रेगिस, चलो चले। हम रोमांच से वंचित नहीं रह सकते। बाकी यूनिट को वहीं रुकने के लिए कहने के बाद वे ग्रुप 27 की ओर दौड़ पड़े, जहां किजारू उतरेगा। कोइना, तुम्हारे दोस्त के समुद्री डाकू समूह का क्या हुआ? मुझे लगता है कि वे ठीक नहीं है। वे जो कुछ भी करते हैं वो धरती हिला देने वाला होता है। रेजिस ने शिकायत की। वो मेरा मित्र नहीं, बल्कि मेरा प्रतिद्वंद्वी है। कोइना ने स्पष्ट उत्तर दिया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी? वो बच्चा? रेगिस ने उपहास किया। तुम्हारी मौजूदा ताकत के हिसाब से मुझे संदेह है कि वो बच्चा एक भी चाल नहीं चल पाएगा। बातें करते हुए वे ग्रोव 27 पर पहुंचे और एक इमारत पर उतरे जहां से पूरे बंदरगाह क्षेत्र का अच्छा दृश्य दिखाई देता था। उसी समय क्षितिज पर एक मरीन युद्धपोत दिखाई दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। उसने सबाओडी से भागने की कोशिश कर रहे समुद्री लुटेरों पर तोप के गोले दागे। करीब से देखने पर पता चला कि दागे गए तोप के गोले के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। क्या टाइमिंग है! ब्लेज ने किजारू के आगमन के शानदार दृश्य को देखा और टिप्पणी की। जब मेरे पास खाली समय होगा तो मुझे ये कोशिश करनी होगी। उनके पीछे रेगिस और कोइना ने भी माना कि यह प्रशंसा के योग्य एक क्लासिक प्रविष्टि है, लेकिन ब्लेज के शब्दों को सुनकर उनकी आंखें घूम गई। धमाका! तोप का गोला समुद्री डाकुओं के बीच में आकर गिरता है, जिससे भयानक विस्फोट होता है और 2 समुद्री डाकू मारे जाते हैं। जैसे ही धुआं और धूल छंटी, किजारू की आकृति समुद्री डाकुओं के बीच दिखाई दी। किजारू को देखते ही समुद्री डाकू सभी दिशाओं में भागने लगे। ओह, ये किजारू है, मैं आ गया हूं। कृपया जवाब दें। किजारू ने अपनी कलाई पर ब्लैक डेन मुशी के माध्यम से अपने आगमन की घोषणा की और जवाब मांगा। यह दृश्य देखकर रेगिस ने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए अपना चेहरा थपथपाया। एडमिरल किजारू क्या कर रहा है? वो ब्लैक डेन मुशी चुपके से सुनने का आदी है। क्या यह देखना मजेदार नहीं है? इसके बाद घटनाएं वैसे ही घटित हुई जैसे मूल श्रृंखला में घटित हुई थी। सेंटोमारू को खोजने के बहाने किजारू ने 2 कमजोर समुद्री डाकुओं पर लेजर किरण चलाई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये चूक गई और 27 नंबर वाले मैंग्रोव को नष्ट कर दिया। क्या एडमिरल किजारू अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं या सबाओडी को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे हैं। रेजिस ने शिकायत की। इसके बाद किजारू ने बेसिल हॉकिंस को ढूंढा और उसके साथ कुछ देर खेला। फिर क्लासिक लाइन पूछी, क्या आपको प्रकाश की गति से लात मारी गई है? और एक तेज किक मारी। उसे देखो, वो अपने समय का आनंद ले रहा है। ब्लेज जोर से हंसा, किजारू की दयनीय सूरत और धीमी हरकतें देखकर। रेजिस और क्वीना एडमिरल किजारू की हरकतों और उससे भी ज्यादा ब्लेज के आनंद से अचंभित थे। ब्लेसान को क्या हुआ? उन्हें कैसे पता चलेगा? एनीमे में जो दृश्य आप देखते हैं उन्हें असल जिंदगी में देखना मजेदार होता है। वारलॉर्ड बार्लोम्यू कुमा यहां क्या कर रहा है? नहीं, ये वो नहीं है। क्या ये वेगापंक द्वारा विकसित पैसिफिस्टा है? रेजिस ने एक कुमा जैसी दिखने वाली मशीन को दूसरे नौसिखिए उरुगे से लड़ते हुए देखा। थोड़ी देर के लिए अपनी लाइट पावर दिखाने के बाद किजारू ने 4 सुपरनोवा को हरा दिया। हॉकिंस, उरोज, अपू और एक्स ड्रेक। सेंटोमारू से संपर्क करने के बाद वो लफी के पीछे जाने का फैसला करता है। ग्रोव 12। काफी संघर्ष के बाद पैसिफिस्टा को पराजित करने के बाद लफी और उसका समूह थक गया था और उनके पास कोई अतिरिक्त ताकत नहीं बची थी। ये वही क्षण था जब सेंटोमारू ने एक और पैसिफिस्टा PX-1 के साथ प्रवेश किया। तुम लोगों में हिम्मत है। एक पैसिफिस्टा बनाने में एक पूरे युद्धपोत के बराबर खर्च आता है। ये वाकई शर्मनाक है। PX-4। सेंटोमारू के आदेश के तहत PX-1 ने स्ट्रॉ हैट्स पर एक बड़े धमाके के साथ हमला किया। लफी को पता था कि वे अपनी मौजूदा स्थिति में लड़ नहीं सकते, इसलिए उसने कहा, चलो यहां से चले जाए। एक साथ नहीं, हम समूह में विभाजित हो गए। हर कोई आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह पहली बार था जब लफी ने किसी लड़ाई से पीछे हटने का फैसला किया था। लेकिन वे इस निर्णय से सहमत थे। जैसे ही वे 3 अलग अलग दिशाओं में भागे, संजी के समूह को PZ-1 ने रोक दिया। लफी के समूह का सामना सेंटोमारू से हुआ और जोरो के समूह का सामना डरावने एडमिरल किजारू से हुआ। एक किरण ने जोरो को बाहर निकाल लिया। ब्रुक और उसोप किजारू को जोरो को मारने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ साबित होता है, क्योंकि किजारू एक लॉगिया उपयोग करता है। इस बीच किजारू के पैर सुनहरे प्रकाश में बदल गए, लेकिन उसने अपना हमला इतना लंबा खींचा कि लड़ाई देख रहे ब्लेज को ऊब के मारे जम्हाई आ गई।
ऐसा लग रहा था मानो एडमिरल किसी के इंतजार में था जो उसके हमले को रोक दे। आखिरकार रेले अचानक प्रकट हुआ। उसने किजारू की लात को रोका और प्रकाश की किरण को मोड़ दिया। चलो हम सबसे मिलते हैं। ये कहते हुए ब्लेज की आकृति गायब हो गई और लफी के बगल में प्रकट हुई, जिससे वो चौंक गया। यो लफी, काफी समय हो गया है। तुम्हारा ग्रुप बहुत बढ़िया है, लेकिन लगता है कि वे बुरी स्थिति में है। ब्लेज ने सहजता से बात की। ब्लेज यू। लफी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा। उसने लड़ने की मुद्रा बनाई और पूछा, क्या तुम भी मुझे पकड़ने आए हो? माथे पर एक झटका मारते हुए ब्लेज ने टिप्पणी की, तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी चाहता है कि मैं आकर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से पकड़ लूं। सुंगो, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम एक योंको की ताकत होनी चाहिए। दर्द हो रहा है। अपना माथा पकड़ते हुए लफी दर्द से जमीन पर लौट गया। ब्लेज की अचानक उपस्थिति से किजारू और रेले चौंक गए, जबकि स्ट्रॉहट समूह ब्लेज की मरीन टोपी देखकर डर गया। एक और मरीन? उन सभी ने सोचा, एक मुसीबत आ गई है। रेले ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो वाइस एडमिरल ब्लेज है। रॉबिन ने मगरमच्छ के अधीन कुछ समय तक काम करते हुए एक नजर से उसकी पहचान की। मगरमच्छ भी इस आदमी से बहुत डरता था। क्या? रॉबिन की टिप्पणी सुनकर जोरो और चॉपर को छोड़कर बाकी सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बेशक, उन्होंने उसके बारे में सुना था। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। ओह ब्लेज, तुम यहां क्या कर रहे हो? किजारू ने अपना सिर खुजलाते हुए उसका अभिवादन किया। अच्छा, मैं थोड़ा ऊब गया था, इसलिए मैं मस्ती में शामिल होने आया हूं। क्या तुम स्ट्रॉहेड ग्रुप को जाने दोगे? ये बच्चा लफी, मैंने इसे बड़ा होते देखा है। ब्लेज ने लफी को जमीन से खींचते हुए कहा। अध्याय 234, सबाउडी घटना का अंत। स्ट्रॉहेड समूह ने देखा कि ब्लेज लफी को जानता था। इससे पैसिफिस्टा और मरीन एडमिरल से मिलने के बारे में उनकी भावनाएं कुछ हद तक शांत हो गई। इस कमीने ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इतने ताकतवर आदमी को जानता है? नामी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने जितने भी लोगों को जाना है, वे पिछले वाले से भी ज्यादा डरावने हैं। स्थिति को देखते हुए रेले ने राहत की सांस ली। शुक्र है वो लफी के लिए नहीं आया। अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ किजारू को रोकना पहले से ही उसकी सीमा है। इतना दबंग हकी। रेले ने सोचा, ब्लेज जैसे किसी के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं होगा। दूसरे पक्ष की हकी समुद्र जितनी विशाल है। मुझे उन्हें जाने देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप ही पूछ रहे हैं। किजारू ने अपनी ठोड़ी को सहलाया। लेकिन हम सेलेस्टियल ड्रैगन को क्या जवाब दें? मरीन उनके सामने अपना चेहरा नहीं खो सकते। किजारू की बातें सुनकर ब्लेज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगले ही पल भयानक दबाव ने पूरे सबाउडी को ढक लिया, हर जीवित प्राणी को आतंकित कर दिया। धड़कन बढ़ने की यह अनुभूति जल्दी ही आई और चली गई, जिसे अधिकांश लोगों ने एडमिरल के आगमन के कारण उत्पन्न भय की अनुभूति समझकर नजरअंदाज कर दिया। केवल किजारू और रेले जैसे मजबूत लोग ही भय महसूस करते थे। उन बदमाशों की परवाह कौन करता है? अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वे मेरे पास आए, ब्लेज ने जवाब दिया। किजारू ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि ब्लेज को उकसाना बुद्धिमानी नहीं होगी। एडमिरल किजारू, क्या आप अपना पैर ऊपर उठा सकते हैं? वो मेरा प्रतिद्वंद्वी है, आप जानते हैं। क्वीना जोरो के बगल में चलते हुए बोली। वो तेज की आभा से चमक रही थी, जबकि उसकी मरीन केप बिना किसी हवा के लहरा रही थी। ओह रियर एडमिरल क्वीना। किजारू ने धीरे से अपना पैर वापस खींच लिया और एक कदम पीछे हट गया। डरावना ने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे धमकाया जा रहा है? मुझे लगता है कि ये मेरी गलतफहमी है। किजारू ने खुद को उत्साहित किया। रेगिस ने हवा में तनाव महसूस करते हुए सांस रोकी और क्वीना के पीछे मूर्ति की तरह खड़ा हो गया, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करने की कोशिश करते हुए। इस लड़की ने ब्लेसान से सारी बुरी बातें सीखी है। क्वीना, जोरो ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन दर्द से कराह उठा और खून खांसते हुए पीछे गिर पड़ा। तुम कमजोर दिख रहे हो जोरो, क्वीना ने टिप्पणी की, जबकि जोरो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। धिक्कार है। ये उस समय था जब PX-1 ने कार्रवाई की और अपना मुंह खोलकर संजी के समूह पर किरण फेंकी। चूंकि ये एक मशीन है, इसलिए ये स्थिति का अनुसरण नहीं कर सका। ओए मशीन, हमला बंद करो, ब्लेज ने अनौपचारिक रूप से आदेश दिया। लेकिन PX-1 ने उसकी आज्ञा नहीं मानी और लाइट बीम फायर कर दी। ब्लेज ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए हवा में मुक्का मारा, लेकिन उसके मुक्का मारने की क्रिया से हवा में जोरदार धमाका हुआ। फिर नीली ऊर्जा में प्रज्वलित एक शक्तिशाली प्रक्षेप्य आधारित वायु थैली को उसकी मुट्ठी से पैसिफिस्टा की ओर छोड़ा गया। टकराना। ब्लेज के सिर पर हमले से PX-1 का सिर धंस गया। सिर पर नियंत्रण न होने के कारण उसका निचला शरीर एक धमाके की आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। स्ट्रॉ हैट्स अचंभित रह गए। बस ब्लेज, तुमने उन्हें क्यों नष्ट किया? इसे बनाना बहुत महंगा है। मैं उस कमीने बदमाश को क्या जवाब दूंगा? सेंटोमारू चिल्लाया। उसे मेरी बात सुननी चाहिए थी। ब्लेज ने ऐसे कहा जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास अधिकार चिप नहीं है। वेगापंक को इसे मेरे आदेश को सुनने के लिए प्रोग्राम करना चाहिए था।
ब्लेज ने कंधे उचका दिए। ठीक है सब लोग, पार्टी यही खत्म हो गई है, घर जाओ, थोड़ा दूध पियो और अच्छे से आराम करो। ब्लेज ने भीड़ को वहां से हटा दिया। सेंटोमारू, चलो। किजारू को यह बात परेशान करने वाली लगी। मैं विश्व के महानुभावों को क्या जवाब दूंगा? ये मेरी समस्या नहीं है, सेंगोकुसान को इसे निपटाने दो। इसके बाद किजारू, सेंटोमारू और उसके अधीनस्थ मरीन के साथ वहां से चला गया। किजारू नो ओजिकी, ऐसा लगता है कि हम आज का मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, सेंटोमारू ने टिप्पणी की। उसने अपने बराबर लंबी विशाल दोधारी कुल्हाड़ी उठाई। ठीक है, ब्लेज के आगे आने से मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं लड़ सकूं या तर्क कर सकूं। किजारू ने सहजता से उत्तर दिया, जैसे उसे इसकी परवाह ही न हो। शायद इसलिए कि उसने लफी और उसके समूह को बचाया था। ब्लेज ने कुमा को दिन बचाने के लिए आते हुए नहीं देखा। ब्लेज्यू, शुक्रिया। लफी ने उसे गंभीरता से धन्यवाद दिया। वो जानता था कि ब्लेज के बिना उसके दल को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता या मार दिया जाता। लफी की कृतज्ञता स्वीकार करते हुए ब्लेज ने महत्वपूर्ण बात बताई। लफी, क्या तुम जानते हो कि एस को मरीन ने पकड़ लिया है? उसे जल्द ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या? लफी चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो हतप्रभ रह गया। ये कैसे संभव है? फायर फिस्ट एस को पकड़ लिया गया है? बाकी स्ट्रॉ हैट्स इस खबर से स्तब्ध है। फायर फिस्ट एस को पकड़ने का मतलब है कि वे यूको व्हाइटबर्ड के साथ लड़ाई कर रहे हैं। रॉबिन ने विश्लेषण किया। मरीन ऐसी बेतुकी बात तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वे व्हाइटबर्ड से निपटने का फैसला नहीं करते। साधन संपन्न जनरल होने के नाते स्नेगोकू इस अवसर का उपयोग उग्र समुद्री डाकू युग को रोकने और नई दुनिया में मरीन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करना चाहता है, रेले ने टिप्पणी की। जैसा कि डार्क किंग रेले से उम्मीद थी। ब्लेज ने प्रशंसा की। मैं आप जैसे युवाओं से तुलना नहीं कर सकता। रेले ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या यह खबर सचमुच सच है? हालांकि व्हाइटबर्ड बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अनगिनत लोगों की जान कुर्बान किए बिना उसे नीचे लाना आसान नहीं होगा। एक मौका यह भी है कि मरीन्स असफल भी हो सकते हैं। यह सच है। मुझे अभी अभी एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली है। ब्लैकबर्ड ने एस को हराया और उसे शिचिबुकाई के पद के लिए बदल दिया। शाकी ने ग्रूव के पीछे से आकर यह बात स्वीकार की। 1 या 2 दिन में यह खबर अखबार में छप जाएगी। लफी, जो कुछ देर तक चुप रहा, ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दृढ़ता से कहा, सब लोग, मैं एस को बचाने जा रहा हूं। मुझे पता है कि तुम बेवकूफ ये कहोगे, लेकिन मैं इस पर तुमसे सहमत हूं। नेमी ने उसके फैसले का समर्थन किया। सिर्फ वही नहीं, जोरो, संजी, उसोप, फ्रैंकी, ब्रूक और चॉपर, हर कोई उसका समर्थन करता है। वे लफी का अनुसरण करते हैं, भले ही ये नरक की यात्रा हो। आप सभी का धन्यवाद। लफी मुस्कुराया और कहा, चलो इसे करते हैं। ब्लेज ने ऐसे हंसा जैसे वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसे बदमाश जो एक मशीन को भी नहीं हरा पाए। वे मरीन के खिलाफ जाना चाहते हैं। ये बहुत मजेदार है। तुम। लफी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सच है। आपकी वर्तमान स्थिति और ताकत को देखते हुए आप लोगों के पास कोई मौका नहीं होगा, रेलेज ने कहा। एक मरीन के तौर पर मैंने तुम्हारी काफी मदद की है, लफी, और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सहायक ढूंढा है। वो 1 या 2 दिन में तुमसे संपर्क करेगा, ब्लेज ने कहा। इसके बाद तुम अपने दम पर हो। रेगिस, कोइना, चलो। ये कहते हुए ब्लेज की आकृति चमक उठी और वो उस स्थान से गायब हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम इतने कमजोर नहीं होगे, जोरो, कोइना ने ठंडे स्वर में कहा और रेजिस के साथ चला गया। मरीन मुख्यालय, मरीन फोर्ट। फ्लीट एडमिरल के कार्यालय में सेंगोकू नाराजगी भरे चेहरे के साथ कॉल समाप्त करता है। अगर उसका आत्मनियंत्रण अच्छा न होता तो उसका गुस्सा कार्यालय को तबाह कर देता। वो बदमाश ब्लेज मेरी जान ले लेगा। वो जो चाहे करेगा। मैं विश्व सरकार को क्या जवाब दूंगा? अपनी भावनाओं को स्थिर करने के बाद उन्होंने गोरोसई को बुलाया। अध्याय 235। मदारा ने व्हाइटबीर्ड से संपर्क किया। 5 बुजुर्गों के साथ बातचीत खत्म करते हुए सेंगोकू ने आहभरी और झुंझलाहट में अपनी कनपटियां सहलाई। शुक्र है, ये मरीन के लिए एक महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि वे व्हाइटबर्ड के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वो विश्व सरकार और ब्लेज के बीच तनाव को महसूस कर सकता था। पता नहीं ये कब भड़क उठेगा। 1 मिनट बाद सेंगोकू ने अपना डेन डैन मुशी उठाया और ब्लेज को बुलाया। हेलो, सेंगोकू-सान। कॉल के दूसरी ओर से ब्लेज की आवाज आई। ब्लेज, तुमने किजारू को स्ट्रॉ हैट्स को गिरफ्तार करने से क्यों रोका? सेंगोकू ने दबी आवाज में अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। खैर, लफी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं। मैं उसे पकड़वाने नहीं दे सकता, कम से कम गार्पसान की खातिर तो नहीं। उसका जिक्र मत करो। और मैं ही हूं जिसे तुम्हारी हरकतों के लिए डांटा गया है। सेंगोकू ने दहाड़ते हुए पूछा, जिन्बे के साथ क्या हुआ? क्या उसने सरदार के सम्मन को स्वीकार कर लिया? उसने इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया? तो फिर तुमने उसे गिरफ्तार करके इंपेल डाउन क्यों नहीं लाया? मुझे मत बताओ कि तुमने उसे भी आजाद कर दिया। सेंगोकू अपना आपा खो बैठा। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन वो भाग निकला। चूंकि हम समुद्र के नीचे थे, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सका। ब्लेज ने मासूमियत से जवाब दिया, तुमसे मजाक मत करो। सेंगोकू ने डांटा और एक नोट के साथ कॉल समाप्त किया। मुझे 1 घंटे में मरीन फोर्ड में तुमसे मिलना है। कच्चा शाकीज रिफ बार। ब्लेज और मरीन के जाने के कुछ घंटे बीत चुके थे। रेले, शैकी और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के सभी लोग अगली कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे। लफी, क्या तुम पागल हो? तुम इंपेल डाउन में घुसकर एस को बचाना चाहते हो? नेमी ने गुस्से भरे लहजे में कहा। वे इंपेल डाउन के बारे में जानते हैं। ये सबसे खतरनाक अपराधियों और समुद्री डाकुओं के लिए एक अधिकतम सुरक्षा जेल है। ये कैल्म बेल्ट के बीच में पानी के नीचे स्थित है। मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। रेले ने अपना सिर हिलाया। ये जोखिम भरा है। मंकी चान शाकी ने भी इस पागलपन भरे विचार के खिलाफ सलाह दी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकता। लफी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी बाहर से एक आवाज आई। अगले ही पल जिनबे सबके सामने आ पहुंचा। तुम हो? लफी ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। तुम शिचिबुकाई में से एक हो, जिनबे, है ना? संजी ने उस आदमी को पहचान लिया। लफी और जोरों के अलावा सभी ने उसे पहचान लिया। क्या आप वही सहायक है जिसके बारे में ब्लेज ने मुझे बताया था? लफी ने पूछा। हाँ, एस को बचाने और इस युद्ध को रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, जिनबे बोला। अच्छा, मोबी डेक। मार्को, क्या हुआ? व्हाइट बियर्ड ने मार्को से पूछा, जो एक छोटी यात्रा से वापस आया था। शैंक से मिलने के बाद व्हाइटबर्ड को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसने सोचा कि एस को ब्लैकबर्ड के पीछे अकेले भेजना उसके लिए एक बुरा विचार था। इसलिए उसने मार्को से उस बच्चे एस को वापस लाने के लिए कहा। मार्को को एस के बिना वापस आते देखकर उसे पता चल गया कि कुछ हुआ है। पापा, यह भयानक है। एस को मरीन ने पकड़ लिया है। मार्को ने एक अप्रिय चेहरे के साथ खुलासा किया। क्या? व्हाइट बियर्ड सहित सभी लोग इस खबर से चौंक गए। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। मैंने ये खबर काले बाजार से खरीदी थी, क्योंकि मुझे एस नहीं मिल पाया था। लेकिन मुझे कुछ संदिग्ध चीजें मिली। मरीन्स के एक बड़े हिस्से को मुख्यालय वापस बुलाया जा रहा है। एस को संभवतः टीच द्वारा मरीन को सौंप दिया गया है। व्हाइट बियर्ड ने विश्लेषण किया। लानत है उस कमीने टीच पर। जब मैं उसे देखूंगा तो उसे मार डालूंगा। मरीन में साहस है। क्या वे नहीं जानते कि उनके कार्यों का मतलब युद्ध है? व्हाइटबर्ड के कान पर कोई बात नहीं पड़ी, क्योंकि वो गुस्से में आग बबूला हो गया था। साथ ही उसे पता था कि सेंगोकू ने उससे और उसके परिवार से निपटने की योजना बनाई है। लेकिन अपनी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के कारण क्या वह एस को बचा सकता है? अपनी मुट्ठी भींचते हुए व्हाइटबर्ड ने विशाल समुद्र की ओर देखा। पापा, अगर सब कुछ सच है तो हमें निशाना बनाया जा रहा है। मार्को ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसी समय एक व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू जहाज के अंदर से भागता हुआ आया और बोला, पिताजी, कुछ हुआ है। मुझे निगरानी जहाज से खबर मिली है कि किसी ने हमारे क्षेत्र के पास एक मरीन जहाज को नष्ट कर दिया है। निगरानी क्षेत्र से एक आवाज गूंजी, कैप्टन मार्को, कोई हमारे जहाज की ओर आ रहा है। ये ठीक नहीं है। ये स्कारलेट डेमन मदारा है, जिसके पास 3.5 बिलियन बेरीज का इनाम है। क्या? व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू हाई अलर्ट पर चले गए। मदारा? वो ऐसे समय यहां क्यों आया? मार्को ने पूछा। यद्यपि उनका उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से सामना नहीं हुआ था, फिर भी उसके विभिन्न कार्य दुनिया भर में फैले हुए हैं और उसकी चर्चा होती है। हाल ही में एक घटना हुई जिसमें यह व्यक्ति बिग मॉम के इलाके में घुस गया, काफी हंगामा मचाया तथा बिग मॉम और उनके बेटों पर हमला कर दिया। मदारा का फिगर मोबी डिक के सामने हवा में मंडरा रहा था। अपने सामान्य स्वरूप से अलग उसने लाल रंग की टोपी पहनी हुई थी, जिसके पीछे कवच की जगह उचिहा का प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही मदारा के शारिंगन ने एक त्वरित स्कैन किया, व्हाइटबर्ड समुद्री लुटेरों ने उसकी शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए जोर से सांस ली। जहां भी उसकी नजर जाती, सभी को लगता कि मृत्यु देवता स्वयं उन्हें घूर रहे हैं। ये दबाव विजेता हकी से अलग है। गुलालाला, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन मेरे सामने इनका प्रदर्शन मत करना। व्हाइटबर्ड की राक्षसी आकृति सबके सामने खड़ी थी। लड़का, मैं भले ही जवान दिखता हूं, लेकिन मैं तुमसे भी बड़ा हूं। न्यूगेट। मदारा ने अपनी बाहें छाती पर रखकर सहजता से टिप्पणी की। व्हाइटबर्ड ने आंखें मूंद ली, जबकि माहौल बदल गया था। जहां तक मदारा का सवाल है, वो अपने चारों ओर अहंकार की मुद्रा में एक ही स्थान पर मंडरा रहा था। कुछ देर बाद व्हाइटबियर्ड फिर हंसा। ऐसा लगता है कि तुम लड़ाई के लिए नहीं आए हो। स्वाभाविक रूप से। मुझे लगता है कि आपने एस के बारे में खबर सुनी होगी। मदारा ने पूछा। हाँ, व्हाइटबर्ड ने जवाब दिया। तो फिर हमें अकेले में बात करनी होगी। व्हाइटबियर्ड के संकेत के बाद मार्को और अन्य डिवीजन कमांडरों ने छोटे मोटे कामों को निपटाया और डेक से चले गए, जिससे मदारा और व्हाइटबियर्ड चर्चा करने के लिए अकेले रह गए। मुझे अपना उद्देश्य बताओ। व्हाइटबियर्ड ने सीधे पूछा
क्योंकि उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसे एस को बचाना है। मैं यहां सहयोग लेने आया हूं। और ब्लेज ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। ये कहते हुए मदारा ने शीशी व्हाइटबर्ड की ओर फेंक दी। ब्लेज, तुम दोनों एक ही पक्ष में हो। गुलाला, क्या आश्चर्य है। शीशी से परिचित ऊर्जा महसूस करते हुए व्हाइटबर्ड को पता था कि ये असली थी। ब्लेज ने कहा कि यह चीज आपके शरीर को फिर से पहले जैसा बना सकती है और आपकी ताकत बढ़ा सकती है। ये एक दिन तक चलेगी, मदारा ने कहा, और उसके लिए तैयार की गई शराब को गटक गया। हमारा सौदा क्या है? व्हाइटबर्ड ने पूछा। मरीन ने मरीन फोर्ड में एस को मारने की योजना बनाई है और आप इसे कल अखबार में देखेंगे। आपका लक्ष्य एस है, हमारा लक्ष्य मरीन है। वो बदमाश मरीन पर कब्जा करना चाहता है। वो पागल है। व्हाइटबर्ड भी हैरान था क्योंकि वो जानता था कि इसका क्या मतलब है। विश्व सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी।